स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले जेक बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थी के लिए 18 और 20 फरवरी को जो आप सभी का इकोनॉमिक्स का पेपर रहने वाला है, ठीक है। इसके लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट 30 सबसे मोस्ट वायरल क्वेश्चंस को हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के पेपर में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। आप लोग वीडियो पे कंप्लीटली बन रहिएगा और 18-20 फरवरी के एग्जाम में तहलका मचा दीजिए। चलिए हम लोग फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एक एक प्रश्न को आप लोग देखिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले पार्ट 1 के सभी प्रश्नों को देखते हैं, जो कि आपसे का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला रहने वाला है। और इसके लिए दोस्तों सबसे पहला प्रश्न, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन बेसिस अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है, ठीक है। बेसिस अर्थशास्त्र बोले तो दोस्तों कि बेसिस अर्थशास्त्र में क्या होता है कि एक व्यक्ति के लिए, ठीक है, एक उपभोक्ता के लिए आपका बात किया जाता है। एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता, एक दुकानदार के लिए आपका बात किया जाता है। तो विशिष्ट अर्थशास्त्र मतलब कि छोटा इकाई, ठीक है, छोटा इकाई वो होता है जो छोटा इकाई है। देखिए सामान्य कीमत स्तर, तो कीमत स्तर का जो है किसी भी तरह से बेसिस अर्थशास्त्र के संबंध से यह परिभाषा नहीं है। ना ही बेरोजगारी का अध्ययन आपका बेसिस अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, ना ही मुद्रा की पूर्ति। ये जो तीनों का तीनों जो ऑप्शन अभी आप लोग शुरू कर देंगे, ये आपका दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र का। समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है ना कि इसमें आप सभी का पूरा राज्य, पूरा देश को लिया जाता है, ठीक है, जिसमें मुद्रा की पूर्ति कौन करता है, केंद्र सरकार करता है। सामान्य कीमत को निर्धारित करेगा। बेरोजगारी का अध्ययन आप लोग कहाँ करेंगे, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र में। तो बेसिस अर्थशास्त्र में क्या, तो उपभोक्ता का संतुलन, मतलब कि आप किस प्रकार से अपना उपभोक्ता का संतुलन करते हैं, ठीक है, इसका अध्ययन हम लोग बेसिस अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे। तो दो का जो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़िए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। तो दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वस्तु की मात्रा के सापेक्ष कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर को क्या करते हैं, ठीक है। वस्तु के मात्रा में सापेक्ष जो भी आपका वस्तु दिया गया है, मान चलिए एक्स वाई जेड, ठीक है, इसका जो भी आपका टोटल यूटिलिटी है, ठीक है, टोटल यूटिलिटी है, इसमें अगर आप लोग परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई भी डिफरेंट कर रहे हैं, कोई भी परिवर्तन कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, तो सीमांत उपयोगिता कहेंगे। हम लोग जैसे जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक लाइन ऐसे होता है, यहाँ पर दोस्तों क्या होता है ना कि वस्तु के सापेक्ष, मतलब जो भी वस्तु यहाँ पर दिया रहता है, ये कुल उपयोगिता इस प्रकार से रहता है, और यहाँ से सीमांत उपयोगिता रहता है। तो कुल उपयोगिता जैसे जैसे दोस्तों बढ़े सीमांत उपयोगिता, वैसे वैसे सबका एक स्थान पर जाके शून्य हो जाएगा। जहां पर कुल उपयोगिता ज्यादा होगा वहां पर सीमांत उपयोगिता क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। तो 3 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, उदासीन वक्र विश्लेषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। निम्न कोटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। कि यहाँ पर उदासीन वक्र विश्लेषण में दोस्तों यहाँ पर कौन सा कथन सही आपको ये बताना है। तो ऑप्शन से उपभोक्ता का अधिमान निर्दिष्ट करना, समानता एक उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर अवतल होना, उदासीन मानचित्र में मूल बिंदु से दूरी पर अवस्थित उदासीनता अपेक्षाकृत अधिक उपयोग स्तर पर मापता है, संतुलन की अवस्था में उदासीन वक्र की ढाल कीमत का अनुपात होता है। यहाँ पर कौन सही होगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है। देखिए अगर आप लोग इसको देखिएगा तो अच्छी तरह से आपको दिमाग में फिट होगा कि उपभोक्ता का अधिनियम अधिमान क्या होता है, एक डिस्ट होता है, मतलब कि एक जैसा होता है, ठीक है, जो भी उपभोक्ता होता है। और इसका बाद अगर आप लोग देखिएगा 3 नंबर, तो उदासीन मानचित्र में मूल बिंदु से दूरी तक अवस्थित जो उदासीनता अपेक्षाकृत क्या होता है, उपयोगिता स्तर को मापता है। जो भी मूल बिंदु से आपका जो दूरी होगा ये क्या मापेगा, तो उपयोगिता का स्तर को। असंतुलन की अवस्था में उदासीनता के वक्र जो ढाल कीमत का अनुपात की क्या होती है, तो आप सभी का बराबर होती है, ठीक है। तो इसमें अगर आप लोग देखिएगा संतुलन किसको बोलेंगे, जहां पर हर एक चीज बराबर हो। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन आपका राइट हैगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है, पहला, तीसरा, चौथा ऑप्शन नंबर डी नंबर। इसके बाद अगर आप लोग देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 4 नंबर। एक घटिया वस्तु के लिए मांग वक्र का ढाल कैसा होगा। जैसे कि घटिया वस्तु बोला, ठीक है, ऐसा वस्तु जो आपका लायक नहीं है, ठीक है, ऐसा वस्तु जो आपका लायक नहीं है, आप उसको क्या कीजिएगा, खरीदिएगा, कीमत पैसा लगाइएगा उस पर, बिल्कुल भी नहीं। जब खराब चीज है उसको क्यों खरीदना, ठीक है। इसका मतलब कि वो ऋणात्मक वस्तु है, उसको हम लोग किसी प्रकार से नहीं उपयोग कर सकते। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ऋणात्मक, ठीक है। चलिए इसका देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कि उपभोक्ता की आय बढ़ने से किस प्रकार की वस्तु की मांग में कमी हो जाती है।
मान चलिए आप लोग पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा को कमा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा का कमा रहे हैं, तो आप लोग कैसा वस्तु की मांग को कम करेंगे? जो विलासी वस्तु है, आरामदायी वस्तु है, गिफिन वस्तु है, या फिर जीवन रक्षक वस्तु है। तो देखिए जैसे आगे आपको पता है कि विलासी वस्तु को हम लोग किसी प्रकार से इसका लेन देन नहीं है। आरामदेह वस्तु क्या है? मान चलिए आप कितना रुपया कमा लीजिएगा और आपको आराम कौन दे रहा है? तो खाना दे रहा है, ठीक है, तो खाना को खाइए कि नहीं, खरीद के खाइएगा, तो ये आपका हो जाएगा जीवन रक्षक। मतलब कि आप लोग जीवन रक्षक वस्तु किसी प्रकार से क्या है, आय बढ़ने से इसके मांग में कभी नहीं होगी। देखिए ऑप्शन समझ जो डी है दोस्तों, गिफिन वस्तु। गिफिन वस्तु क्या होती है कि घटिया वस्तु, ठीक है, एक प्रकार से बोले लीजिए घटिया, जिसका जो ढाल कितना होता है, ऋणात्मक होता है, और इसको आप लोग कभी भी नहीं खरीदेगा अगर आपके पास पैसा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रतियोगी वस्तु का एक संयोग कौन सा? प्रतियोगी वस्तु क्या होता है? प्रतियोगी वस्तु ऐसे वस्तु होती है दोस्तों, जैसे कि हम आपको बताएं कैसी वस्तु होती है, कि जैसे कि कार और पेट्रोल है, कलम और स्याही है, ब्रेड और बटर है, कंबल और रजाई है। तो यहाँ पर क्या होगा चार ऑप्शंस में से? तो प्रतियोगी वस्तु ये वस्तु होती है जिसके द्वारा, मान के चलिए अगर आपके पास कार और पेट्रोल है, ठीक है, और कलम और स्याही है, तो कार और पेट्रोल, जब तक पेट्रोल आपका कार में नहीं रहेगा तो कार आपका चलेगा नहीं, तो यह आपसे प्रतियोगी वस्तु नहीं है, ठीक है। एक संयोग आपको बोलना चाहिए, जैसे कि कंबल और रजाई है, मतलब कि कंबल क्या करेगा, तो ठंडा से बचाने का काम करेगा, रजाई क्या करेगा, ठंडा से बचाने का काम करेगा। तो प्रतियोगी वस्तु मतलब एक वस्तु न रहे तो दूसरे वस्तु के उपयोग से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सेम लायक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। कलम और स्याही, तो ये आपका दोस्तों क्या है, नहीं होगा। बिना कलम में स्याही का आपका लिखिएगा कैसे, ब्रेड और बटर, ये आपका पूरक वस्तु है, प्रतियोगी नहीं, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन से देखिए, निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार यू आकार का होता है? यू आकार का किसका आकार होगा? तो यू आकार की बात की जाए तो आप लोग बोलिएगा सीमांत लागत, ठीक है, सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट का जो मार्जिनल जो कॉस्ट है, इसका जो आकार कैसा है, यू आकार का होता है, ठीक है। यू आकार बोले तो ग्राफ में ऐसे होगा आपका, कैसे होगा, ऐसे, ठीक है। आगे बढ़िए 8 नंबर दोस्तों कहता है पैमाने के वृद्धि फल प्रतिफल के उत्पादन फलन से साधनों को 3 गुना वृद्धि करने पर उत्पादन में कितना अनुपात की वृद्धि होगी? मान चलिए जो पैमाने का प्रतिफल, वृद्धिमान प्रतिफल उत्पादन फलन है, ठीक है, वृद्धिमान प्रतिफल उत्पादन फलन मतलब बोला जाए दीर्घ, ठीक है, दीर्घ उत्पादन फलन। अगर इसके दोस्तों साधन में, मतलब कि इसका हर एक साधन क्या होता है, तो परिवर्तित होता है, आपको याद रखना, ठीक है, हर एक साधन क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो परिवर्तित होता है और उसको आप लोग 3 गुना बढ़ा दीजिएगा तो इसका उत्पादन जो अनुपात है ये भी क्या होगा, 3 गुना इसका अधिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कहता है कि जब सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होगा तब क्या होगा? सीमांत लागत बोले तो एमसी, ठीक है, औसत लागत बोले तो एसी। सीमांत लागत औसत लागत से ज्यादा, औसत लागत से ज्यादा अगर सीमांत लागत है तो औसत लागत क्या होगा, ये बढ़ेगा। हमेशा याद रखिए कि औसत लागत क्या होगा, बढ़ेगा। यदि दोस्तों सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, औसत लागत से कम है, औसत लागत से कम है, तो ऐसे में कम है यानी कि घटेगा, ज्यादा है तो बढ़ेगा और कम है तो घटेगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे आप लोग देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, कि किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति का मात्रा 5% से, ठीक है, क्या हो जाता है, तो बढ़ जाती है, तो उसकी पूर्ति कितनी होगी? तो देखिए मान चलिए किसी वस्तु है जिसका कीमत 5% आप लोग बढ़ाएं, मान चलिए आप लोग उसका कीमत आप लोग 5% बढ़ा दिए, कोई ऐसा वस्तु था जो 100 रुपये का था, 5% इसका बढ़ा दिए, ठीक है, तो 5% मान चलिए बढ़ाए तो ये 105 रुपया हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो उसकी पूर्ति की मात्रा भी 5% बढ़ गया, मतलब कि जो खरीदने वाला था वो भी आपका 5% ज्यादा हो गया। तो पूर्ति की किस प्रकार से होगा, बराबर किस प्रकार से होगा? तो यहाँ पर इकाई लोचदार होगा, क्योंकि एक का बराबर है, मांग और आपका पूर्ति और कीमत दोनों आपका बराबर है, तो ठीक है, चलिए इकाई लोचदार एक के बराबर। 11 नंबर देखिए, यदि सरकार के द्वारा उत्पादन के, ठीक है, वस्तु के उत्पादन पर इकाई कर लगती है तो उस वस्तु की पूर्ति डैश होगी, ठीक है। देखिए अगर सरकार के द्वारा कोई वस्तु उस पर उत्पादन पर इकाई कर, मतलब एक वो कर लगा दिया है, तो उस वस्तु की पूर्ति क्या होगी, तो कम हो जाएगी। ऐसा किस लिए होगी, मान चलिए कोई 10 रुपये का वस्तु था, ठीक है, उस पर और कर लगा करके 12 रुपये कर दिया, तो आप लोग बोलिएगा जो 10 रुपये का चीज़ वो 12 रुपये कर दिया, तो आप लोग इसको कम से कम खरीदेगा, मतलब इसका जो है पूर्ति कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर,
कि कहता है कि जब एक फर्म की पूर्ति वक्र कीमत अक्ष के समानांतर होती है, पूर्ति कीमत सापेक्ष डैश के होती है। जो फर्म और पूर्ति वक्र कीमत एक से समांतर, ठीक है, जो अगर आपका कीमत अक्ष के समानांतर क्या होगा, पूर्ति का फर्म, फर्म क्या होता है आप लोगों को पता है, ठीक है, एक गोदाम जैसे मान लीजिए, अगर कीमत के समांतर है तो पूर्ति के सापेक्ष क्या होगा आप सभी को बताना है कि पूर्णता बेलोजदार होगा, मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, एक से कम होगा, यानी कि 0 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। अन्य बातें समान रहने पर साधन की कीमत के बढ़ने से संतुलित कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता। कि अगर मान चलिए साधन का कीमत बढ़ रहा है, ठीक है, तो कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, संतुलन कीमत पर, तो ये बिगड़ ना जाएगा, क्योंकि अगर कीमत बढ़ रहा है तो संतुलन कीमत पर जो प्रभाव पड़ेगा ये आप सभी का क्या ऐसा होगा, तो यहाँ पर संतुलन की कीमत बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि बढ़ रहा है इसका मतलब बढ़ेगा। अब आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन से आप सभी का कि बाजार में फर्मों के निबंध, ठीक है, प्रवेश और बहिर्गमन की स्थिति में बाजार कीमत किसकी होती है, किसके बराबर होती है। तो बाजार में दोस्तों बहिर्गमन और आप सभी का जो प्रवेश ये कहाँ पर होता है, तो सबसे पहले तो आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर फॉर्म का एक फॉर्म जो अपने मन से आ जाता है जा भी सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो यहाँ पर न्यूनतम औसत लागत होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन समष्टि आर्थिक एजेंट है, समष्टि आर्थिक एजेंट। हम आपको शुरू में क्या बोलते हैं, बेसिस्ट। अब बेसिस्ट का परिभाषा अब आपको क्या बोले थे कि एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता, एक दुकानदार, ये सारा चीज आपका बेसिस अर्थशास्त्र के अंदर है। एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक दुकानदार, ये आपका किस में आएगा, बेसिस। समष्टि में आएगा नहीं, यानी कि बैंक ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगा समष्टि। क्योंकि बैंक में दोस्तों कोई एक उपभोक्ता, एक व्यक्ति नहीं होता, यहाँ पर बहुत व्यक्तियों का बैंक होता है, खाता होता है, ठीक है, जिसमें जमा पूंजी की जाती है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक J.M. केन्स है, ठीक है, J.M. केन्स। तो J.N. ठीक है, M. केन्स किसके पुस्तक के लेखक है, तो ये दोस्तों आपका द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब आगे आप लोग बढ़िएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से किस चर का संबंध समय के एक निश्चित बिंदु से है। तो समय के एक निश्चित बिंदु से कौन सा संबंध होगा। ठीक है, मान चलिए अगर आप लोग किसी भी चीज में, ठीक है, किसी भी चीज में आप लोग स्टॉक जैसे हो गया, ठीक है, स्टॉक क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं कि स्टॉक एक ऐसा चीज है जो कि निश्चित बिंदु होता है, जो कि एक समय के लिए होता है। ठीक है, समय के लिए क्या करते हैं, स्टॉक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 18 नंबर देखिए कि जीडीपी की गणना किस विधि से अंतिम वस्तु के मौद्रिक मूल्य को शामिल करते हैं। तो अंतिम वस्तु को मौद्रिक मूल्य में शामिल करने के लिए जीडीपी का हम लोग गणना आय विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उत्पाद विधि का नहीं, ना व्यय विधि का, क्योंकि अंतिम विधि के लिए आय विधि माना जाता है, उत्पाद तो यह तब प्रथम विधि हो गया। अब व्यय आपका कितना खर्च किया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वस्तु विनिमय प्रणाली का एक दोस्त निम्न में से कौन सा, वस्तु विनिमय प्रणाली का एक दोस्त क्या है। तो दोस्तों देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या होता है कि आपको पता है कि अगर आपके पास जो चीज वस्तु है, ठीक है, अगर आपको किसी वस्तु की चाह है तो उस वस्तु को अगर आपको लेना है तो आपको भी इसके बदले किसी न किसी प्रकार के आपको वस्तु को इसको देना होगा। तो ये आपका क्या करता है कि आवश्यकता का दोहरे संयोग का अभाव करता है, मूल संचय का अभाव है, और मूल मापन की समस्या। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे आप लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। व्यवसायिक बैंक का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, सही नहीं है। तो व्यवसायिक बैंक के द्वारा क्या नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए ऋण का निगमन, ऋण हम लोग लेते हैं, बचत बैंक खाता में जमा पूंजी का स्वीकार करना करते हैं। ठीक है, सरकार का बैंक और सावधि जमा खाता खोलना। तो देखिए आप लोग व्यवसायिक बैंक जो आपका बैंक ऑफ इंडिया बड़ौदा है, इससे आप लोग क्या करते हैं, ऋण आप लोग ले सकते हैं। बचत बैंक खाता में जमा पूंजी स्वीकार करना, आप लोग पैसा भी जमा करते हैं, अपना अकाउंट में पैसा रखते हैं। ठीक है, सावधि जमा खाता खोलना, मतलब कि देखिए आप लोग खाता भी खोल सकते हैं, लेकिन ये सरकार का बैंक नहीं है। सरकार का बैंक कौन है, तो सेंट्रल बैंक है। ठीक है, आपका केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक क्या है, तो सरकार का बैंक है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि केंद्रीय बैंक वैधानिक तरलता अनुपात को बढ़ा दे तो व्यावसायिक बैंक को ऋण देने की क्षमता क्या होगी। तो केंद्रीय बैंक दोस्तों वैधानिक तरलता अनुपात को अगर बढ़ा तो व्यवसायिक बैंक का ऋण देने की जो क्षमता है ये क्या हो जाएगी, आप लोग को जाहिर सी बात है कि कम ही हो जाएगी। ठीक है, अगर वो अपना अनुपात को बढ़ाएगा तो केंद्रीय बैंक अगर मान चलिए बढ़ाए तो व्यावसायिक बैंक को ऋण देने की क्षमता कम जाएगी, क्योंकि पैसा रहेगा ही नहीं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन से कि ब्याज दर में वृद्धि होने से मुद्रा की किस मांग में कमी होगी। तो ब्याज दर अगर मान चलिए वृद्धि हो रहा तो मुद्रा की किस मांग में कमी होगी, तो दैनिक के लेन देन में। ठीक है, ब्याज ज्यादा है, अगर आप ब्याज ज्यादा लगा रहे हैं तो मुद्रा क्या होगा, मुद्रा का अभाव हो जाएगा तो दैनिक लेन देन में। ठीक है, दैनिक जो आपका दिनचर्या चलता है। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति किस फलन की ढाल को मापती है। तो उपभोग की जो आपका सीमांत प्रवृत्ति, ठीक है, ये आप सभी का दोस्तों उपभोग फलन को ही मापेगा। ठीक है, उपभोग फलन जैसे कि Q इक्वल टू एफ। ठीक है, फलन में इस प्रकार से आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि किसी अर्थव्यवस्था में गुणांक का मान 4 है तो बचत की सीमांत प्रवृत्ति का मान क्या होगा। मान चलिए कि किसी अर्थव्यवस्था में गुणांक का मान के का मान कितना है, 4 है, सीमांत प्रवृत्ति का मान कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चंस पूछा है। ठीक है, तो सीमांत प्रवृत्ति का जो मान कितना होगा, तो ये आपको निकालने के लिए 1/4 कर दीजिए और भागा दीजिए तो 0.25 में आपका चल जाएगा। इसका कहने का मतलब कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये सीमांत प्रवृत्ति का मान निकल जाएगा। अब आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से, उपभोक्ता की सीमांत प्रवृत्ति में वृद्धि समग्र मांग को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो दोस्तों ये समग्र मांग का भाल के जो ढाल बढ़ेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 26, सरकार के राजस्व आय का एक स्रोत निम्न में से कौन सा है। तो राजस्व आय का स्रोत क्या होगा, तो राजस्व आय का जो स्रोत है ये सरकारी निवेश से लाभांश प्राप्त करना है। जो भी सरकारी निवेश जहां जहां आप लोग निवेश किए जो भी, ठीक है, तो सरकार का है तो आप लोग क्या कीजिए, तो सरकार का निवेश से लाभांश जो भी होगा ये आपका राजस्व आय का एक स्रोत है, जहां कहाँ कहाँ निवेश किया, ठीक है, कहाँ पैसा खर्च किया है। किस प्रकार के बजट में सरकार का व्यय उसके आगम से अधिक होता है। मतलब कि ऐसा कौन सा बजट किस प्रकार का बजट है जिसमें सरकार का जो खर्चा है, ठीक है, उसके आगम से ज्यादा होगा। मतलब जैसा जितना लगाया उतना वो गमा दिया उससे ज्यादा। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं घाटे का बजट करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो घाटा चल लिया, जितना कमाए ना उतना लगा दिया। भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद के, ठीक है, जीएसटी से बाहर रखा गया। जीएसटी से बाहर किसको रखे हैं, तो जीएसटी से बाहर दोस्तों पेट्रोलियम उत्पाद को रखा है। ठीक है, बाकी तंबाकू, लेखन सामग्री, जो भी आप लोग पढ़ा लिखाई करते हैं, कॉपी उपी, आभूषण, सोना चांदी, सभी पे जीएसटी आपका लगता है, लेकिन पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम उत्पाद, जो भी पेट्रोलियम उत्पाद है। अब आगे आप लोग बढ़िए कि सरकार के द्वारा एकमुश्त कर लगने से अर्थव्यवस्था का संतुलन आय पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एकमुश्त कर अगर आपके पर लग गया, ठीक है, तो लगने से क्या होता है कि संतुलन आय में कमी होती है। ठीक है, क्योंकि आपका कर जहां पर आपका टैक्स लगता है तो आय में कमी होगी, क्योंकि पैसा आपका कर में आधा चल जाएगा। ठीक है, टैक्स में चल जाएगा। भारत में विदेशी मुद्रा का प्रभाव का कारण क्या है। तो भारत में विदेशी मुद्रा का प्रभाव कैसे होता है, विदेशी उपहार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से, वस्तु एवं सेवाओं का निर्गत से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। तो दोस्तों ये रहे 30 ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अगर दोस्तों सब्जेक्टिव का अगर आप लोगों को क्वेश्चंस चाहिए तो दोस्तों आप लोग 50 वाला गेस्ट पेपर को बाय कर सकते हैं, जिसमें ऑल सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा। और इससे बाहर दोस्तों क्वेश्चंस नहीं आएगा, ये आपका 2025 का बोर्ड एग्जाम का 100% गारंटी है। तो जिससे भी दोस्तों ये गेस्ट पेपर चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, परचेज कीजिए, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।